सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एग्जॉस्टिक, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1973 में। तो दोस्तों मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और मूवी के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कब, किसके साथ, कहां और कैसे हुआ था। तो मूवी का एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यदि आप मुझे देखना चाहते हो या फिर मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक ऐसी जगह जहां पर कुछ एंशिएंट चीजों की खोजबीन करने के लिए खुदाई हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि एक क्रिश्चियन पास्टर है। दोस्तों इनका नाम है मैरिन और ये भी यहाँ पर एंशिएंट चीजों की तलाश में ही आए हैं। और इनकी तलाश के ही बीच में इन्हें एक ताबीज का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि इस ताबीज पर जिसका चेहरा बना है ये एक शैतान का चेहरा है जिसका नाम है पैजुजू। टिकटॉकर की बात नहीं कर रहे हैं, पैजुजू। परंतु इसका एक दुश्मन भी है दोस्तों जिसका नाम है लेमेस्टू, वो भी एक शैतान है और इन दोनों की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर पैजुजू यहाँ पर है तो अपना लेमेस्टू भी आसपास ही होगा, जो कि कुछ देर के बाद पास्टर को आगे ही दिखाई देता है, जिसे देख करके वो समझ जाते हैं कि कुछ तो होने वाला है। खैर इसी समय पर किसी दूसरी जगह हमें एक कैरेक्टर दिखाई जाती है। दोस्तों इसका नाम है क्रिस मैकनेल, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है। यहाँ पर उसकी एक बेटी भी है जो कि उसके लिए सब कुछ है। क्रिस का हस्बैंड है अर्थात अपनी रीगन के जो फादर हैं वो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से वो कभी उसे मिलने आए ही नहीं। फिलहाल वो जिंदा भी है या नहीं इन्हें ये तक नहीं पता। खैर एक दिन जब वो अपने बेटी के साथ खेल रही थी तभी उसकी नजर एक गेमिंग बोर्ड पर पड़ती है। वो उससे पूछती भी है कि ये बोर्ड यहाँ पर कैसे आया, मैंने तो कभी तुम्हें खरीद कर नहीं दिया। जिस पर वो बताती है कि ये मुझे कैप्टन हॉडी नाम के एक पर्सन ने दिया है और वो ही मेरे साथ इस गेम को खेलता भी है। यहाँ पर उसकी मॉम को ये लगता है कि शायद ये ऐसे ही मजाक में बोल रही है, क्योंकि उनके घर में इन दोनों के अलावा कोई और था ही नहीं। तो वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद उससे कहती है कि चलो हम इस गेम को खेलते हैं। और वो उस बोर्ड को लेकर के टेबल में बैठ भी जाती है। परंतु हम देखते हैं कि क्रिस जब उस गेम को खेलने की कोशिश करती है तो वो उस गेम को खेल ही नहीं पाती। वो बोर्ड बार बार उसके हाथ से छूटा जा रहा था। यहाँ पर अपनी क्रिस को ये लगता है कि शायद उसकी बेटी उसके साथ खेलना नहीं चाहती है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रही है। परंतु दोस्तों उसकी बेटी कहती भी है कि ये कुछ मैं नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कैप्टन हॉडी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई और था ही नहीं। तो क्रिस को लगा कि शायद ये मजाक कर रही है और मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। जिसकी कुछ देर के बाद रात हो जाती है और क्रिस अपने रूम में सोने चली जाती है। पर जब वो सो रही थी तभी अचानक से उसके फोन पर कोई कॉल आता है। क्रिस जब कॉल अटेंड करने के लिए उठती है तो उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी भी उसके बगल में ही सो रही है। क्रिस उससे पूछती भी है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं सो रही, मेरे बगल में तुम कब आकर सो गई, मैं तो जान ही नहीं पाई। उसकी बेटी ने कहा कि जो मेरे रूम का बेड है वो काफी अजीब तरह से हिल रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पर आकर के सोना पड़ा। और यहाँ पर एक बार हम फिर से क्रिस की लापरवाही देखते हैं। दोस्तों वो सोचती है कि शायद ये मजाक कर रही है और मेरे साथ में सोना चाहती है, तभी ऐसे कह रही है। और वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी तो क्रिस को लगता है कि शायद उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है। तो अगले दिन वो उसका चेकअप करवाती है। परंतु यहाँ पर डॉक्टर उन्हें क्लियर करता है कि उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं पास्टर को, जो अभी अभी ही अपने घर पर आए और यहाँ पर उन्हें पता चला कि उनकी मॉम की डेथ हो गई है, इस वजह से कि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि दोस्तों पास्टर उनकी बीमारी का इलाज कराने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर पास्टर अपने आप को काफी ज्यादा ब्लेम करते हैं कि शायद उन्हीं की वजह से उनकी मॉम की डेथ हुई है। इसी समय पर कैमरा स्विच होता है क्रिस की तरफ। यहाँ पर उसने घर पे कोई पार्टी रखी हुई थी और काफी ज्यादा गेस्ट आए हुए थे। परंतु इतने में ही रीगन अपने कमरे से बाहर आकर के उससे कहती है कि उसके डैड उसके कमरे में आए हैं और ये बोलते बोलते वो वहीं पर टॉयलेट कर देती है। ये बात और ये एक्टिविटी काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी तो क्रिस उसे वॉशरूम में ले जाती है, जिसके बाद वो उसे नहलाती है और वापस रूम में छोड़ती है। और जब वो रूम से छोड़ करके वापस जा रही थी तभी वो देखती है कि रीगन काफी जोर जोर से चीखने लगती है। आवाज सुनकर के वो तेजी से उसके कमरे में वापस पहुंची है। यहाँ पर उसने देखा कि जो उसका बेड है वो काफी अजीबो गरीब तरीके से जोर जोर से हिल रहा है। तो वो जल्दी से रीगन को उठाती है और अगले ही दिन उसका एक बार फिर से मेडिकल चेकअप कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रीगन मेडिकल चेकअप के दौरान काफी ज्यादा गुस्से वाला बिहेव कर रही थी और डॉक्टर के साथ भी बदतमीजियां कर रही थी। परंतु टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके माइंड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका जो बिहेवियर है वो इस समय काफी ज्यादा एंगर वाला हो गया है। और इसके बाद से ही हम देखते हैं कि रीगन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ना सिर्फ उसका बेड हिलता है, इवन वो खुद भी अजीबोगरीब तरह की एक्टिविटीज करने लगती है, उसको कोई हवा में ऊपर उछालने लगता है वगैरह वगैरह। और एक दिन जब डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के लिए घर पर आए थे तब तो उसकी कंडीशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और देखते ही देखते उसे कोई स्पिरिट पोजेस कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर्स पर ही अटैक करती है। परंतु डॉक्टर किसी तरह से उसे इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं। इसके अगले दिन क्रिस जब कुछ काम करने के लिए बाहर जाती है तो वो अपने डायरेक्टर को रीगन का ख्याल रखने के लिए घर पर छोड़ जाती है। पर जब वो वापस लौट कर आई तो उसने देखा
कि डायरेक्टर की डेथ हो गई है, वो भी छत से गिर करके, और इसे किसी और ने नहीं मारा था, अपनी ही रीगन ने मारा था। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो बहुत ही क्रीपी तरह से उल्टे होकर के जीने से नीचे आती है और इस समय पर उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। खैर इसके बाद फिर से उसके काफी ज्यादा टेस्ट कराए जाते हैं और एक बार फिर से उसे कोई भी मेंटली या फिजिकली बीमारी नहीं पाई जाती। अब तक सभी लोगों को यह समझ में आ गया था कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये किसी शैतान का काम है। जिसके बाद उसकी मॉम को सजेस्ट भी किया जाता है कि आपको ये शैतान उतरवाना चाहिए, परंतु दोस्तों क्रिश इन सब चीजों में ज्यादा मानती नहीं थी, तो वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। खैर इसी चलते एक दिन उस डायरेक्टर की डेथ की केस को इन्वेस्टिगेट करते करते वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, जिससे रीगन उसके घर में हो रही सारी चीजों के बारे में बताती है। जिस पर वो सजेस्ट करता है कि ऐसा एक केस मैं पहले भी देख चुका हूँ, जिसमें भी सेम ऐसे ही किसी बच्ची को पॉसेस करके डीमन ने उसे मार दिया था और उसकी मौत गर्दन को 180 डिग्री ट्विस्ट करने की वजह से हुई थी। खैर वो ये सब कुछ बता करके वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही हम देखते हैं कि रीगन अपने कमरे में बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। क्रिस उसकी आवाज सुन करके जल्दी से उसके रूम में पहुंचती है और जो उसने देखा उसे देख करके बिल्कुल सन्न रह जाती है, क्योंकि उसकी बेटी अपने ही हाथों से खुद को ही इंजर कर रही थी और काफी ब्रूटल तरह से। ये देख करके वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, परंतु इतने में ही उसकी बेटी उस पर ही अटैक कर देती है और उसे घायल करके जमीन में गिरा देती है। क्रिस के सर्वेंट उसे बचाने के लिए आ ही रहे थे कि इतने में ही हम देखते हैं कि जो उसका दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो जाता है और एक चेयर उसके दरवाजे के आगे लग जाती है। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद पास ही पड़ी एक अलमारी खुद से ही चल करके क्रिस के पास आती है और उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी तरह से क्रिस अपने आप को बचा लेती है। रीगन अपनी नेक को 180 डिग्री ट्विस्ट करके उसी डायरेक्टर की आवाज में उसे फटकार लगाने लगती है। और दोस्तों अब तक तो क्रिस को भी समझ आ गया है कि ये काम पक्का किसी न किसी डीमन का ही है। जिसके बाद वो सीधा जाती है अपने पास्टर के पास। दोस्तों इनका नाम है कैरिस और यहाँ पर क्रिस उन्हें सारी बात बताती है, परंतु अभी तक कैरिस को बिलीव नहीं हो रहा है कि वो सच बोल रही है या नहीं। तो वो सीधा जाते हैं रीगन से मिलने के लिए और यहाँ पर अब तक डीमन ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और उसकी कंडीशन भी हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन ऐसे में ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये किसी डीमन का ही काम है, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो वो कंफर्म करने के लिए उससे कुछ बातचीत करते हैं और दोस्तों रीगन तो पहले से ही जानती है कि वो एक पास्टर है, तो वो उन्हें परेशान करने के लिए उनकी जो मॉम की डेथ हुई थी उसका जिम्मेदार वो कैरिस को ही ठहरा देती है। अब तक कैरिस को भी क्लियर हो गया था, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो गई है ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। रीगन को पता है और वो इसके थ्रू उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब उस पर किसी न किसी डीमन का साया है। खैर इन्हें तो ये बात कंफर्म हो गई है, परंतु अभी ये इस पर एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कम से कम इसके लिए इन्हें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ इन्हें चर्च से परमिशन भी लेनी पड़ेगी और वो परमिशन इन्हें इससे भी बड़े वाले पास्टर देंगे और वो कोई और नहीं दोस्तों अपने ही पास्टर मैरिन थे, जिन्हें आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर वो किसी तरह से चर्च से परमिशन ले लेते हैं और फादर मैरिन के साथ सीधा पहुंच जाते हैं उसके घर पर। और उनके घर पर पहुंचते ही रीगन बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, जिसके बाद वो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है वो डीमन इनके एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए अलग अलग तरह के पैदरे अपनाने लगता है। रीगन कभी अपनी मॉम को अब्यूज करने लगती है, कभी उन पास्टर्स को अब्यूज करने लगती है, कभी कैरिस की मॉम को अब्यूज करने लगती है, उन्हें उनकी डेथ का ब्लेम देने लगती है, वगैरह वगैरह चीजें वो करने लगती है। परंतु फिर भी ये लोग अपना एक्सोर्सिज्म नहीं रोकते, जिसके बाद वो वहाँ की चीजों को इधर उधर करने लगती है, बेड को हिलाने लगती है, चीजें गिराने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना एक्सोर्सिज्म नहीं रोकते। इसके कुछ देर के बाद वो खुद ही हवा में उड़ने लग गई। खैर एक बार फिर से वो लोग उस पर कंट्रोल पाते हैं और उससे वापस नीचे उतारते हैं और अपना एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करने ही वाले थे कि इतने में ही वो डीमन फेजुजू उनके सामने आ जाता है। मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि वो सही जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया है कि उसे बाहर आना पड़ गया। खैर जब पास्टर कैरिस जाते हैं अपना एक्सोर्सिज्म करने के लिए, तो वो डीमन उनकी ही मॉम की आवाज में एक बार फिर से उन्हें ब्लेम करने लगता है कि उन्होंने ही अपनी मॉम को मारा है, जिस वजह से अपने कैरिस पास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर मैरिन को ये बात समझ में आ जाती है, तो वो उन्हें रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं और खुद ही एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। खैर उनका एक्सोर्सिज्म चलने तो लगता है, लेकिन कुछ देर बाद हम नोटिस करते हैं कि आवाजें आना बंद हो गई हैं। ये सुन करके अपने कैरिस पास्टर वापस जाते हैं रूम में और तब उन्होंने देखा कि उस डीमन ने मैरिन सर को भी मार दिया है। इस बात से उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे न कैसे करके अब तो इस डीमन को बाहर निकाल के ही मानेंगे। जिसके बाद वो रीगन को अपने हाथों में उठाते हैं और उस डीमन से कहते हैं कि अगर तुझे हिम्मत है तो उसकी बॉडी को छोड़कर मेरी बॉडी पे आ जा। जिसके बाद वो डीमन उनकी बॉडी में आ भी जाता है और अब कैरिस पास्टर की कंडीशन बिगड़ने लगती है। जिसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें डीमन को खत्म करना है तो उन्हें खुद को खत्म करना पड़ेगा और ये डिसाइड करते ही वो खिड़की से कूदकर खुद की जान दे देते हैं, जिस वजह से डीमन भी उनकी बॉडी छोड़ करके कहीं दूर चला जाता है और फाइनली अपनी रीगन बच जाती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि रीगन को कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था और उसने क्या क्या किया था और उससे ऐसा कुछ ना पता चले और ऐसा कभी दोबारा रिपीट ना हो, जिस बात को ध्यान रखते हुए उसकी मॉम उसे इस घर से ही दूर ले जाती है। जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए कि एक्चुअल में ये हुआ था
था ईयर 1949 में, जगह थी वॉशिंगटन डीसी। पर दोस्तों ये किसी लड़की के साथ नहीं हुआ था, ये हुआ था एक लड़के के साथ, मतलब एक बच्चे के साथ, जिसका नाम था रोलैंड डो। और इसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश्ड है गूगल पर, आप वहां पर भी देख सकते हो। खैर, मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।